नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को नलकूप लगाने के लिए मिलेगा अनुदान, साथ ही सरसों की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार की तरफ से मिलेगी बिजली की सुविधा। केरल के कई जिलों में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत की आशंका, कई अन्य लापता। एनडीआरएफ और दमकल कर्मी राहत और बचाव कार्यों में लगे। राहत और बचाव कार्य के लिए वायुसेना और सेना की भी ली जा रही है मदद। भारत में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से ठीक होने की दर मार्च 2020 के बाद से अपने सर्वोच्च स्तर 98.10% पर पहुंची। देश भर में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यात गायक कैलाश खेर द्वारा टीकाकरण गीत किया गया जारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दक्षिण के राज्य केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोट्टायम में 3 शव मिले हैं। बारिश की वजह से इडुक्की जिले में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। इडुक्की में 7 अन्य लोग अब भी लापता हैं। केरल में आसमान से बरसी तबाही की बारिश ने कईयों को घर बेघर कर दिया है। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया केरल तट पर पहुंच गया है, जिससे दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण त्रिवेंद्रम, कोल्लम, पदनमट्टिटा, कोट्टायम, इडुक्की में नदियां, कैनाल उफान पर हैं। त्रिशूर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और अन्य आपदा संभावित क्षेत्रों और नदी के किनारे के स्थित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। वहीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। केरल में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पदनमट्टिटा, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और त्रिशूर में रेड अलर्ट जारी रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से तैनात हैं। सेना की एक टुकड़ी कोट्टायम में तैनात है, वहीं एक दूसरी टुकड़ी त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 7 टीमें भी राहत बचाव में लगाई गई हैं। एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम विजयन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के इंतजामों पर जोर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और हरियाणा में आज और कल गरज के साथ बौछारें पड़ने और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से बादल शनिवार के दोपहर के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में भारी बारिश की गतिविधि आज से काफी कम हो जाएगी। इस बीच आज सुबह पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दादरी, नोएडा, पिलखुआ, गुलाबुटी, हापुड़, बुलंदशहर, जहांगीराबाद में आज सुबह हल्की बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में अभी जारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को अनुदान देकर सशक्त करने का प्रयास कर रही है। नलकूप से लेकर सरसों की खेती करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी नलकूप वाले हमारे किसान भाई हैं, लगभग जिनकी संख्या 12 लाख से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के भीतर। ऐसे किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो सब्सिडाइज बिजली प्रदान की जाती है। उस सब्सिडी का धनराशि प्रतिमाह उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग 125 करोड़ रुपया देता है। हमने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने के लिए हमने उनको 375 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे किसानों को रबी के सीजन में सिंचाई के लिए कोई असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश के लगभग 5 लाख किसानों को, 3.5 लाख किसानों को एक योजना के माध्यम से
श्री योजना के माध्यम से 1.5 लाख किसानों को हम निःशुल्क 2-2 किलो का मिली किट उत्तर प्रदेश के किसानों को जो सरसों की खेती करेंगे। और आइए अब देखते हैं क्या रहा अनाज का भाव मंडी में। खरीफ विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 5 अक्टूबर तक 563.60 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 29,907 किसानों को लाभ हुआ है। हरियाणा में कुल 1,46,509 मीट्रिक टन और पंजाब में 1,41,043 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 5 अक्टूबर तक कुल 894.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। इसमें खरीफ फसल 718.09 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 176.15 लाख मीट्रिक टन शामिल है। इस खरीद के साथ खरीफ साल 2020-21 की अवधि में धान की खरीद लगभग समाप्त हो गई है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान 768.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 1,68,832.78 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद से लगभग 131.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान हुई धान की खरीद साल 2019-20 के खरीफ विपणन अवधि के पिछले उच्च स्तर 770.93 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को पंजाब की मंडियों में धान की आवक दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ के नारायणपुर मंडी में 14 अक्टूबर को धान का भाव था 1,250 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,250 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह ओडिशा की अटावीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 अक्टूबर को धान बिना किसी उठापटक के 1,868 रुपए पर बिकी। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब की मंडियों में शनिवार को धान की आवक सबसे ज्यादा रही। 14 अक्टूबर को यहाँ की जलालाबाद मंडी में धान का भाव रहा 1,960 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,960 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही बिलगा मंडी में शनिवार को सौदे बिना किसी घटत बढ़त के साथ 1,960 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,400 रुपए, जो 14 अक्टूबर को 1,375 रुपए था। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला राज्य की जायज मंडी में कायम रहा। यहां 16 अक्टूबर को सामान्य क्वालिटी की धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,580 रुपए पर बिकी। साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं तिलहन की उपज पर नजर डालें तो 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 56,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,21,20,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है।
कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 टन रहा था। शनिवार को सोयाबीन की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मा नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 14 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,630 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,730 रुपए पर। राज्य की खेड़ ब्रह्मा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 25 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 14 अक्टूबर को 5,025 रुपए था। हालांकि दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 से 16 अक्टूबर को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,400 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,250 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 550 रुपए का उछाल आया और भाव 4,800 रुपए हो गया। राज्य की ही सोनकच्छ मंडी में 15 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव था 5,000 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और सोयाबीन 5,000 रुपए पर बिकी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए एक गाना लॉन्च किया है। ये गाना पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली तेल और गैस कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इस गाने को कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को एक गाना लॉन्च किया। मशहूर गायक और पद्मश्री कैलाश खेर ने इस गाने को स्वर दिए हैं। इस गाने को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने जारी किया। पहले एक लाइसेंस, एक मैन्युफैक्चरर था अंडर लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने की, उनके अंडर लाइसेंस यहाँ मैन्युफैक्चर किया। फिर भारत बायोटेक ने, शुरू हमने वहां से किया था। अब जब 1 बिलियन या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे तो क्रेडिट मिलता है सबने, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ही ये नतीजा है कि देश में अब तक 97 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले हफ्ते में 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लग जाएगा। जब टीका का मैन्युफैक्चरिंग करना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। वहां टीका बनता है, टीका बनने के बाद कोल्ड चेन को मेंटेन करना, वहां से उसको लेके एयरपोर्ट तक लाना, एयरपोर्ट से उसको एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट तक पहुंचाना, स्टेट से फिर से कोल्ड चेन, फिर से उसको रखने की व्यवस्था और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वहां पहुंचाना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इस मौके पर गायक कैलाश खेर ने कहा कि आज भी वैक्सीन के प्रति लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। अभी भी कुछ संशय है, कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मिटाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरोकार वाले यानी समाज वाले जब खुद जुड़ जाते हैं किसी कार्य में तो वो एक आंदोलन का शेप ले लेता है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा, अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से
टीके से बचेगा देश, टीके से। देश में अब तक 74% आबादी को कोविड टीके की पहली डोज लग गई है। कुछ लोग अभी भी दूसरी डोज लेने से हिचक रहे हैं। ऐसे में ये गाना उन लोगों को दूसरी डोज लेने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद ही आप पूरी तरह से वायरस से सुरक्षित हो पाते हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले के काजाखंड में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। कौमी गांव में 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। कैसे ये सफलता मिली है, आइए देखते हैं दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद कौमी गांव से ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे गांव कौमिक ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में दूसरों को राह दिखाई है। संभवतः यह देश व प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तेंजिंग नोरबू ने बताया कि खाजा खंड में 100% कोविड टीकाकरण किया जा चुका है और लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वैक्सीनेशन जब यह शुरू हुआ था तो सबसे पहले कैटेगरी में हेल्थ केयर वर्कर्स को किया था हमने कवर, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया था। बाद में जब हमने जनरल पॉपुलेशन को शुरू किया तो हमें कुछ दिक्कतें आई थी उसमें। जैसे हमारे यहाँ पे 13 पंचायतें हैं, उसमें से लगभग 10 कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हमने एडीएम साहब के संज्ञान में ये बात लाई और डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था कि आप जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन वैक्सीनेशन करेंगे और फिर काजा में जहाँ नेटवर्क है वहाँ आके आप उसको डेटा को शाम को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे उसको हमने लगभग 100% कवर कर लिया है। उपमंडल काजा हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में से एक है जो कि शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्दियों में न्यूनतम तापमान जो है -30 से 40 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में यहाँ का अधिकतर क्षेत्र जो है 3 से 5 फुट के बर्फ के नीचे ढका रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब जनवरी माह में सरकार ने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था तो यहाँ के लोगों को वैक्सीनेट कराना यहाँ के प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन यहाँ के जब फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीनेशन किया उसके बाद हमने घर घर गांव जाके लोगों को मोटिवेट किया, लोगों की जो भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन को लेकर उसको दूर किया। तो आज हमें खुशी है कि हमारे जो 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी यहाँ लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन, डबल डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद काजा खंड की ये उपलब्धि सराहनीय है, क्योंकि यहाँ कुल 13 पंचायतों में से मात्र 3 पंचायतें ही इंटरनेट से जुड़ी हैं। खास बात यह है कि काजा खंड में 60 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र बुकिंग पोर्टल हैक हो चुका है। उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के बाद अब उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की कृषि यंत्र बुकिंग का पोर्टल हैक हो गया। जालसाजों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए तय समय से पहले ही वेबसाइट पर आवेदन कर दिया था। जालसाजों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए तय समय से पहले ही वेबसाइट पर आवेदन कर दिया था, जिसके कारण कृषि यंत्र बुकिंग पोर्टल हैक हो गया। कृषि विभाग ने बुधवार को हुई कृषि यंत्रों की बुकिंग निरस्त कर दी है। साथ ही कई मंडलों में होने वाली आवेदन प्रक्रिया भी स्थगित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को सौंपी है। कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान पर यंत्र मुहैया कराना था। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में करीब 5000 यंत्र अनुदान पर दिए जाने हैं। कृषि विभाग ने पुराने सभी आवेदन फिलहाल निरस्त कर दिए हैं और एक बार फिर से किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान मेथी की खेती करते समय क्या क्या रखें सावधानियां। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है।
वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आलू की शुरुआती किस्मों की बुआई करें। साथ ही पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में शीतकालीन सब्जियां जैसे पालक और मेथी की बुआई करें। यहाँ के किसान शलजम और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के पश्चिमी अंचल में कपास की तुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान बाजरे की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में अगेती आलू की बुआई कर लें। हरियाणा के किसान पछेती फूलगोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। अभी का समय हरियाणा में पालक, धनिया, मेथी की बुआई के लिए उपयुक्त है। हरियाणा के किसान लहसुन और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान मटर की शुरुआती किस्में अगेता 7 और AP3 की बुआई कर सकते हैं। साथ ही आलू की अगेती किस्मों में जैसे कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोक और कुफरी चंद्रमुखी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान अगेती मटर और गाजर की बुआई जारी रखें। और लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से काफी विकास हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी। 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने 2014 से पहले शासन करने वालों को देखा होगा। ये लोग नारा भी लगाते थे। इनका नारा था सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास। सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और
14 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।